नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीवी न्यूज हरियाणा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल संसद में यूनियन बजट 2022 पेश किया गया है और आज इसी मुद्दे पर कि ये बजट आम लोगों के लिए, खासकर मजदूर वर्ग के लिए कैसा रहेगा, पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीटू हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा जी और महासचिव जय भगवान जी। नमस्कार जी। तो जय भगवान जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि मजदूरों और आम लोगों की नजर में इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बजट से मजदूरों को और आम लोगों को काफी उम्मीद थी और उसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल से जो कोरोना के चलते हुए बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार खत्म हुए या उनकी आमदन कम हुई है, संकट काफी बड़ा है। और बेरोजगारी की दर आप कहिएगा तो 2021 का डाटा खुद सरकार का यह कहता है कि 9.3% जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है बेरोजगारी की दर पहुंच चुकी है। तो ऐसे हालात में लोगों को ये उम्मीद थी इस बजट से कि उनको जो सुविधाएं दी जा रही है, उनको जो सब्सिडीज दी जा रही है, उनको राहत मिलेगी और ये बजट जो है वो रोजगार के अवसर पैदा करेगा। क्योंकि खुद सरकार ये मान रही है कि पिछले 6 साल में जो निर्माण क्षेत्र है उसके अंदर रोजगार आधे रह गए हैं और 2017 से 20 का डाटा जो है 3 साल के अंदर ही जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें 1 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। कोरोना काल में अगर हम देखेंगे 2 साल का जो है उसमें लगभग 12 करोड़ ऐसे रोजगार हैं या तो खत्म हो गए लोगों के या उनके बहुत कम सीमित रोजगार बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में नए रोजगार पैदा हो और लोग खर्च करने की क्षमता बढ़े, ये रोजगार के पैदा होने में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ऐसा सरकार ने कुछ इसके अंदर प्रावधान नहीं किया है। और जो हम देखते हैं तो रोजगार के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो अगले 5 साल में 60 लाख नौकरियां पैदा करेंगे। अब आप देखिएगा कि पहले बजटों में आता था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, अब वो कह रहे हैं 60 लाख नौकरियां देंगे, वो भी 5 साल में। मतलब झुंझुना इसको कह सकते हैं, क्या देंगे क्या नहीं देंगे इस पे कोई बात नहीं है। तो आम तौर पर अगर हम कहेंगे इस पूरे बजट के अंदर इसने निराशा पैदा की है और इस पूरे बजट को पढ़कर ये लगता है कि ये हिंदुस्तान की जो मजदूर आबादी है, जो मेहनतकश आबादी है या जनसंख्या का 80-85% जो हिस्सा है, ये उसके साथ विश्वासघात करने वाला बजट है और उनके जो है जो उनकी इच्छाएं थी उन पे बिल्कुल ये खरा नहीं उतरा है ये बजट, हम ये कहना चाहते हैं। सुरेखा जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में इस बजट में कटौती की गई है, इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए कि हम पहले से ही स्वास्थ्य के एक मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया महामारी से गुजर रही है और अपना देश भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर से इस वक्त में जूझ रहा है। तो इस समय पे तो जरूरत ये थी जनता की जरूरतों के मुताबिक तो कि स्वास्थ्य के बजट में वृद्धि की जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और स्वास्थ्य का बजट जो है वो एज इट इज है। महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कमी हुई है। और पिछले साल का भी जब हम देखेंगे तो पिछले साल भी स्वास्थ्य के बजट में मामूली सी वृद्धि की गई थी, वह भी कोई वास्तविक वृद्धि नहीं थी। असल में कुछ आंकड़ों में कुछ खेल किए गए थे और इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई बजट से स्वास्थ्य के जो बजट है उसको लगातार कम किया जा रहा है या उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है और यह जनता की जरूरतों के मुताबिक बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वक्त में जरूरत तो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स खोले जाते, नए डॉक्टर भर्ती किए जाते और जिनको सरकार ने खुद कोरोना योद्धा कहा था उन कोरोना योद्धाओं के जॉब सिक्योरिटी के लिए ज्यादा प्रयास सरकार करती और लोगों को एक बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बजट में प्रावधान करती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये निराश करने वाली बात है। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कि पोषण वाला और शिक्षा वाला बजट है उसके अंदर भी कोई बजट के अंदर किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है और ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान में एक अधिकार की तरह से दर्ज है शिक्षा का अधिकार, हम ये कह सकते हैं कि उससे भी सरकार पीछे हाथ खींच रही है और जो जीने के अधिकार का मसला है उस पर भी कुठाराघात हुआ है इस बजट से। जो छोटे बच्चों को स्कूल में भोजन उपलब्ध करवाने की जो हमारी स्कीम थी मध्याह्न भोजन योजना, उसका नाम बदला गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसको पीएम पोषण योजना किया गया।
तो जब उसको पीएम पोषण योजना किया गया था तो ये उम्मीद लगी थी कि अभी इसके अंदर कुछ बेहतर होगा, इसमें काम करने वाले वर्कर हैं उनके बारे में भी कुछ सरकार सोचेगी और जो है बच्चों को भी बेहतर पोषण की व्यवस्था होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी उस बजट में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और हमारे 0 से लेके 3 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो पोषण देने की योजना है, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा न ही उनके बजट में कोई बढ़ोतरी हुई है, लगातार उनके बजट में भी कटौती की जा रही है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस देश की जो 1 करोड़ से भी अधिक जो परियोजना वर्कर्स हैं उनके ऊपर कुठाराघात हुआ है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनको इस समय पे पोषण की और स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा जरूरतें थी, उस पे भी हमला हुआ है इसमें। और ये हम कह सकते हैं कि आम जनता के एक तरीके से खिलाफ जाती है ये बात, हमारे संविधान के खिलाफ जाती है ये बात और किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। जय भगवान जी, कारपोरेट्स पर टैक्स घटाया गया है जबकि आम आदमी पर टैक्स की मार वही की वही है। आपकी नजर में ये किस तरह से है? देखो, हम जो पहले भी कहते रहे हैं, इस सरकार का अगर पूरा कार्यकाल देखेंगे, पिछले 2 जो टर्म में, पहली बीजेपी की सरकार के सेकंड 7 साल में जो कॉर्पोरेट टैक्स पर जो आप देखेंगे तो जब ये बीजेपी राज में आई तो 30% टैक्स था आय पर, कॉर्पोरेट टैक्स। अब वो घटाकर जो है धीरे धीरे घटाकर इस बजट में वो 15% तक ले आए। तो ये अपने आप में लूट की खुली छूट है। और अब ये वैसे ही नहीं है कि कोरोना के समय पर जब लोगों की आमदन खत्म हो रही थी, रोजगार खत्म हो रहे थे, उस समय पर हमारे देश में खरबपतियों की संख्या बढ़ गई और उनके जो है संपत्ति में लगभग 50% की बढ़ोतरी हो गई। ये कैसे संभव हो सकता है? ये नीतिगत स्तर पर जो राज में बैठी हुई जो पार्टी है उसके द्वारा जो एक तरीके से जिसको कहते हैं कि दरबारी पूंजीवाद है कि मित्रों को, दोस्तों को, कुछ कारपोरेट्स के लिए ये सारा का सारा ये किया जा रहा है। और अभी अगर हम एक तरफ देखेंगे हमारे यहाँ खरबपति बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर ही विश्व भूख सूचकांक जो है उसमें हमारा देश और ज्यादा नीचे खिसक गया, 101 नंबर पर आ गया। 117 देशों में भूखमरी के आंकड़े कहते हैं 101 नंबर पर हमारा देश है। तो ये स्थिति है भूखमरी की हमारे देश में। तो ऐसे समय पर जरूरत ये थी कि जिनके पास पहले से ही ज्यादा संपत्ति उन पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन वो टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि उल्टा हुआ। आप देखेंगे पिछले 1.5 साल में पेट्रोलियम पदार्थों पर जब पूरी दुनिया के अंदर उनके भाव रेट कम थे, यहां पर टैक्स बढ़ाया गया और उस टैक्स से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा की गई सरकारी खजाने के अंदर। उससे उस समय पर यह कहा गया कि ये तो सरकारी मतलब बाद में सुविधा देने के लिए लोगों को, लेकिन अब जब बजट में देखते हैं तो वो पैसा कहीं को लौटाया नहीं गया है। वो जो दिया गया है किसको, ये हम देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कर्मचारी वर्ग है, जो अपना या जो वेतनभोगी जो लोग हैं, जो अपना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले लोग हैं, उन पर टैक्स जो कहते हैं पिछले 12 साल से कोई टैक्स में किसी प्रकार की कटौती हो जो है उनके ऊपर नहीं है। तो आप आम लोगों से टैक्स वसूलेंगे, कारपोरेट के टैक्स माफ करेंगे, तो ये बजट में तो यही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है मतलब प्रो कारपोरेट गवर्नमेंट है, जनता को राहत इसमें नहीं दी गई है। सुरेखा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि खाद्य सुरक्षा और मनरेगा का बजट भी घटाया गया है, इसका आम लोगों खासकर मजदूर वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, रोजगार का संकट है इस वक्त में देश में। खुद सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही 1 करोड़ की नौकरियां खत्म हो गई हैं और जो निर्माण क्षेत्र है उसमें भी रोजगार आधा रह गया है। और खासतौर पे जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर तो बेरोजगारी दर 35% है। पीछे जैसे ही कोरोना महामारी आई थी और लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त में जो करोड़ों लोगों की जब नौकरियां खत्म हुई थी तो लोग लौट के अपने गांव की तरफ आए थे और जब उनके पास कोई भी साधन नहीं था तो वो नरेगा के काम की मांग कर रहे थे। तो पिछले दिनों में हमने ये देखा कि देश के अंदर नरेगा की काम की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है और नरेगा के तमाम मजदूर संगठन बना के ये मांग कर रहे थे ये जो नरेगा का काम है ये साल में 100 दिन ना होके 200 दिन होना चाहिए, इसकी दिहाड़ी भी 600 रुपये होनी चाहिए और ये शहरी क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए और इसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नरेगा के काम को खेती के कामों से भी जोड़ा जाना चाहिए, ये मांग चल रही थी। यदि इस दिशा में सरकार आगे बढ़ती तो वास्तव में नरेगा के बजट में बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी।
लेकिन नरेगा के बजट में अभी 25% की कटौती हुई है। और विडंबना ये है कि पिछले सालों में जो नरेगा के अंदर लोगों ने काम किया है, अभी तक तो पिछला काम किए हुए का ही भुगतान नहीं हुआ है। तो इस वक्त में जब एक तरफ मांग बढ़ रही है और दूसरी तरफ बजट में कटौती हो रही है, तो इस जो है ये एक बड़ी चुनौती मजदूरों के सामने पेश आने वाली है। फिर इसके साथ ही जो है खाद्य सुरक्षा कि जब रोजगार नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, तो कम से कम जो संविधान की भावना के अनुरूप, जिसमें संविधान में कहा गया है कि जीने का अधिकार, उस तरह से खाद्य सुरक्षा को तो कम से कम सरकार को सुनिश्चित करना ही चाहिए था। ये भी हम बार बार मांग करते रहे हैं कि जो ये खाद्य सुरक्षा है ये सार्वभौमिक होनी चाहिए। और जिस तरह से पहले राशन डिपो पे एक जैसे राशन कार्ड पे सबको 14 चीजें उपलब्ध की जाती थी, वैसे ही राशन डिपो पे सबके लिए जो है एक खाद्य सुरक्षा सस्ते में तमाम जो वो 14 चीजें मिलनी चाहिए। अब उस पे भी हम ये कह सकते हैं कि उसकी तरफ सरकार बढ़ने की बजाय अभी जो मामूली सी राहत दे रही थी खाद्य सुरक्षा की, उससे भी उन्होंने पीछे कदम हटाया है। तो ये एक तरफ जो महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोजगारी जबरदस्त है, और उस पे ये मनरेगा के और खाद्य सुरक्षा के बजट में कटौती, हम ये कह सकते हैं कि ये मेहनत कश जनता पे, मजदूरों पे, इससे बड़ा कोई और अत्याचार इस वक्त में हो नहीं सकता था। और इससे हम ये देख सकते हैं कि ये सरकार की क्रूर और निर्दयी नजर है जनता के प्रति कि जो आप टैक्स का पैसा भी ज्यादा इकट्ठा किया आपने लोगों से, और उसके बावजूद आप जो है लोगों को राहत नहीं दे रहे हैं, उनकी राहत में लगातार कटौती कर रहे हैं। तो ये हम CITU को किसी भी तरीके से हम इस बजट को ये नहीं कह सकते कि ये आम जनता के लिए उसकी नजर से बनाया गया बजट है। धन्यवाद सुरेखा जी, धन्यवाद जय भगवान जी, जो आपने इस बजट के बारे में अपनी राय हमारे साथ साझा की। धन्यवाद।